प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भुवाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर महर्षि वेद व्यास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भखारा, डिस्ट्रिक्ट धमतरी, आज आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र एमए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र हिंदी आलोचना तथा समीक्षा शास्त्र, जो प्रश्न पत्र है आपका हिंदी आलोचना तथा समीक्षा शास्त्र आपके चतुर्थ सेम हिंदी एमए में, उसमें एक आलोचना है मनोविश्लेषणवादी आलोचना। तो आज हम मनोविश्लेषणवादी आलोचना के संदर्भ में बातचीत करेंगे। मार्क्सवाद का आप नाम सुने हैं। मार्क्सवाद में जहाँ वर्ग संघर्ष, समाज की केंद्रीयता है, वही मनोविश्लेषणवाद की ओर आते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद में व्यक्ति केंद्र में है। मनोविश्लेषणवाद शब्द को तोड़ कर देखें तो यह व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के जो मन है, मन के विभिन्न जो सोच के स्तर हैं, तो व्यक्ति के मन का विश्लेषण है, व्यक्ति केंद्र में है और उसके मन का विश्लेषण है मनोविश्लेषणवाद। अब मन के कई रूप बताए हैं विभिन्न मनोविश्लेषकों ने। तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना को समझने के लिए ये जो आलोचना पद्धति है, ये मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। और मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है, ये 3 लोगों के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रभाव यूरोप के ये तीनों लोग, इनका प्रभाव हिंदी आलोचना में पड़ा और बहुत सारे नए विचार आए, व्यक्ति केंद्र में आया, उनके मन के विभिन्न परतों को उधेड़ने का, उघाड़ कर सामने रखने का, मन की इच्छाओं को सामने रखने का इसमें प्रयास किया गया। तो अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी आलोचना के मूल केंद्रीय विषय पे आते हैं। इस आलोचना पद्धति पे जब बात करते हैं तो 3 मनोविश्लेषकों के नाम आते हैं। पहला है फ्रायड। फ्रायड का जन्म 1856 में हुआ बच्चों और 1939 में इनका निधन हो गया। दूसरे थे एडलर, 1870 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनका निधन हो गया। और एक था जुंग, जिसको कहीं कहीं युंग भी कहा जाता है। इनका जन्म 1875 में हुआ और 1961 में इनका निधन हो गया। इन तीनों मनोविश्लेषकों के जो विचार थे उनको अब हम जानेंगे। उनके इन तीनों के जो विचार हैं, उनका प्रभाव साहित्य और कलाओं पर पड़ा। और साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा, तो साहित्य की एक अंग आलोचना भी है, तो आलोचना की पद्धति पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो आपका मूल विषय है। फ्रायड का ऐसा मानना था बच्चों कि अवचेतन मन में कुंठित वासनाओं का उद्गार है। हमारा जो अवचेतन मन है उसमें अनेक कुंठित वासनाएं हैं, और जो साहित्य और कला है उसी का उद्गार है। उसी के परिणाम स्वरूप साहित्य और कला की रचना संभव होती है, जो हमारे अवचेतन मन में अनेक कुंठाएं हैं, अनेक कुंठित वासनाएं भरी हुई है। और इस प्रकार हम फ्रायड को देखते हैं तो कह सकते हैं कि जो भी साहित्य और कलाएं हैं, हमारे चेतन और अवचेतन मन के समझौते से उत्पन्न असामाजिक और कुंठित यौन इच्छाओं के उदात्तीकरण है। तो अवचेतन मन में जो बहुत सारी कुंठित दबी हुई इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, उसी का रूप साहित्य और कला है, ये इनका मानना था। फ्रायड के शिष्य, जिनका नाम मैं पहले बताया एडलर, इनका मानना था कि हीनता ग्रंथि को इन्होंने केंद्रीय रूप दिया, कि हीनता ग्रंथि के बारे में इन्होंने बताया कि हीनता ग्रंथि सभी मनुष्यों में पाई जाती है, जिसके कारण मानव को जीवन दृष्टि का निर्माण होता है। हीनता ग्रंथि के कारण सब मनुष्य में है और जिसके कारण उनका जीवन दृष्टि बनता है।
साहित्यकार अपनी मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे कल्पनाशील लोक का निर्माण करता है जिससे उसे अपने अतृप्त प्रेम, दबे हुए सम्मान और कुंठित शक्ति की क्षतिपूर्ति का क्षेत्र मिल जाता है। तात्पर्य यह है बच्चों कि कला सृष्टि व्यक्ति की आत्महीनता की मानसिक क्षतिपूर्ति का परिणाम है। व्यक्ति जब हीनता ग्रंथि से ग्रस्त हो जाता है तो उसके मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए जो कार्य करता है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, वही साहित्य और कला में हमें दिखती है। तो इनके विचारों के केंद्र में हीनता ग्रंथि प्रमुख है। फ्रायड के विचारों के केंद्र में कुंठित काम वासना प्रमुख है। और तीसरे जो व्यक्ति आए इसी क्रम में, जिसका नाम है कार्ल जुंग या कार्ल युंग, उनका मानना है कि साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा केवल अमुक्त काम कुंठाव का ही उदात्तीकरण या विस्फोट नहीं है, अपितु समष्टि मन की अवचेतन गति है जो दमित वासनाओं को ही अभिव्यक्त ना कर आदर्श का भी संस्थापन करती है। तो युंग का ये मानना है बच्चों कि दमित वासना ही अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, अपितु समष्टि मन जो है एक आदर्श रूप का निर्माण करती है। तो ये हीनता ग्रंथि को भी छोड़ देते हैं और अवचेतन मन के कुंठित वासना को भी छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि समष्टि मन की अवचेतन गति है जो दमित वासनाओं को ही अभिव्यक्त ना कर आदर्श का भी, इनके लिए व्यक्ति के मन में किसी चीज की जो आदर्श परिकल्पना है उसको जब वो रचता है तब वो साहित्य और कला में दिखता है। इनके लिए व्यक्ति के मन में जो आदर्श स्थिति के प्रति जो सोच है वो महत्वपूर्ण है। एडलर के मन में हीनता ग्रंथि महत्वपूर्ण है कला और साहित्य के लिए। और फ्रायड के सोच का सार ये है कि जो भी साहित्य और कला हमें दिखाई दे रही है, जो भी रचनाएं दिखाई दे रही है, जो भी कला, पेंटिंग, कोई भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं बच्चों, मूर्ति दिखाई दे रही हैं, उन सब के पीछे, साहित्य और कला के पीछे हमारी कुंठित वासना छिपी हुई है, कुंठित काम वासना की अभिव्यक्ति है। तो ये तीन विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रायड, एडलर और युंग के। और इन तीन विचारों के आधार पर हिंदी में मनोविश्लेषणवादी आलोचना प्रणाली का जन्म हुआ। इस प्रणाली का बच्चों पहली बार प्रयोग जेम्स नाम के एक हुए आलोचक, उन्होंने किया था अंग्रेजी में। जेम्स ने हैमलेट की आलोचना के माध्यम से किया। हैमलेट एक ड्रामा है शेक्सपियर का, उसकी इन्होंने आलोचना किया था जेम्स ने। और पहली बार मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जो टूल्स हैं, जो बातें मैंने बताया फ्रायड, एडलर, युंग की, उन बातों को केंद्र में रखकर जेम्स ने शेक्सपियर की जो ड्रामा है, नाटक है हैमलेट, उसका आलोचना किया था। और इसी तरीके से एक और व्यक्ति हुए डॉक्टर सामरसेट। इन्होंने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियर के नाटकों में जो दुख है, जो त्रासदी है, जो ट्रेजेडी है, तो उनका शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना किया इन्होंने कि शेक्सपियर के नाटकों में जो त्रासदी है, जो ट्रेजेडी है, उसको सामने रखने के लिए सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की अपनी आलोचना की किताब में शेक्सपियर के जो पात्र हैं उनका मनोविश्लेषण किया था। तो ये दो बातें आप याद रखिए। विश्व लेवल में पहली बार जेम्स ने हैमलेट की आलोचना के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी आलोचना पद्धति की नींव रखी। इसे आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में इसका प्रयोग किया और इसी के आधार पर शेक्सपियर के पात्रों का उन्होंने विश्लेषण किया। अब हम आ जाते हैं हिंदी के तरफ, क्योंकि हमें हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी में मनोविश्लेषणवादी आलोचना किस तरीके से, इस पर हम बात करते हैं। बच्चों, हिंदी जगत में शुक्ल जी के काल से देखते हैं तो एक व्यक्तिवादिता का विकास होने लगता है। उस दौर से छायावाद का जो महान काव्य है, छायावाद, ये जो आलोचना पद्धति है, इसमें शुक्ल जी का जो समय कह रहे हैं तो शुक्ल जी का समय छायावाद का ही समय है। और छायावादी आंदोलन में शुक्ल जी हालांकि नहीं जुड़े रहे, लेकिन पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, इनकी कविताओं में व्यक्तिवाद केंद्र में है, वैयक्तिकता केंद्र में है।
तो विश्लेषकों ने, जो हमारे हिंदी के आलोचक हुए, उनका कहना है कि छायावाद का महान काव्य अपने उदात्त मानवीय भावों और सार्वजनीन अनुभूतियों के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कामायनी में और सब रचनाओं में, लेकिन इन सब के बावजूद वैयक्तिक चेतना से भरी हुई है, ऐसा आलोचक कहते हैं। मनोविश्लेषकवादी आलोचक जो हिंदी के हैं, इनकी चर्चा अब आएगी। तो ऐसा क्या हो गया कि वैयक्तिकता की प्रधानता, व्यक्ति की प्रधानता होने लगी छायावाद में। तो उसको बताते हुए हमको मनोविश्लेषणवादी आलोचना को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। द्विवेदी युग में बच्चों अनेक नैतिक बंधनों की बातें हुई और आर्य समाज का प्रभाव था, तो आर्य समाजी जो नैतिकता थी उसकी बातें हुई। और द्विवेदी युग की पूरी कविता में समाज पूरे केंद्र में था। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो भावनाएं थी, व्यक्ति की जो मन के आवेग थे, उनकी जो स्वाधीनता थी, उनका हनन हुआ। और हर जगह एक नैतिकता, हर जगह बंधन, हर जगह आर्य समाज के जो नियम हैं और उस समय के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उसके जो नियमावली हैं, उस आधार पर एक कठोर मर्यादित और एक कठोर बंधनों का पूरा दौर दिखाई देता है। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में एक नैतिकता को लेकर एक बड़ा आग्रह है। तो इनका कहना है कि छायावाद में एकाएक व्यक्तिवादिता का या वैयक्तिकता का जोर क्यों हो जाता है, मैं शैली अपनाई, ऐसा क्यों कह रहा है कवि? तो इसलिए कह रहा है कि समाज के दबाव के कारण व्यक्ति का जो मन था वो कहीं ना कहीं दमित हो चुका था। व्यक्ति का मन वहां पर बिल्कुल नहीं है और केंद्र में पूरा समाज आ गया है। तो इसके प्रति, जिसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो स्थूल क्या था? स्थूल मतलब होता है बच्चों समाज की नैतिक बंधने, कविता की इतिवृत्तात्मकता, इतिहास की बातें। कहीं भी कवि अपने मन की बातें नहीं कह रहा है, वो इतिहास के महापुरुषों के माध्यम से समाज को संदेश दे रहा है नैतिकता की। तो ये कवि जो थे सूक्ष्म भावों को लेकर आए, अर्थात अपने मन के भावों को लेकर आए। तो मन के भावों को जब लेकर आए तो मन का विश्लेषण इस पद्धति के आधार पर उन कवियों का विश्लेषण करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्हीं पद्धतियों के आधार पर छायावादी काव्य को लेकर वो कहते हैं कि महादेवी की कविताओं की उन्होंने जो व्याख्या किया, ये फ्रायड के सिद्धांतों को रखकर उन्होंने व्याख्या किया था। तो द्विवेदी युग की नैतिक बंधनों की एक श्रृंखला थी। युग का कठोर सत्य था, आर्य समाज के द्वारा प्रचारित जीवन मूल्य थे। तो ये सारी चीज़ें थी और इसके विरुद्ध एक छायावादी आंदोलन चला। तो हिंदी के बहुत सारे जो आलोचक हुए, वे लोग क्या किए, यूरोप में जो प्रचलित मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत था फ्रायड, एडलर, युंग का, उसको हिंदी आलोचना में अपनाया। 100% तो उन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन उसके कुछ विशेषताओं को लेकर उन्होंने छायावादी काव्य का विश्लेषण किया और कुछ और रचनाओं का विश्लेषण किया, जिनमें प्रमुख रूप से ईलाचंद्र जोशी का नाम आप याद रखिए। इनके उपन्यासों में भी आपको मनोविश्लेषणवाद दिखाई देंगे, चाहे वो जिप्सी हो या इनकी कहानियों में दिखाई देंगे बच्चों, देवराज उपाध्याय में दिखाई देंगे, अज्ञेय की शेखर एक जीवनी या नदी के द्वीप में आपको मनोविश्लेषणवाद दिखाई देगा, डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना कर्म में दिखाई देगा। तो ये ईलाचंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र आदि ये लोग बहुत मुख्य आलोचक हैं, मनोविश्लेषणवादी आलोचक कहे जाते हैं। तो मनोविश्लेषणवादी जो आलोचना है, इनमें जो मुख्य नाम है ईलाचंद्र जोशी, देवराज उपाध्याय, अज्ञेय और डॉक्टर नगेंद्र। अब इस आलोचना पद्धति के मूल को मैं बता रहा हूँ। ये जो आलोचना पद्धति है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना पद्धति बच्चों, इसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रश्न उठता है। तो इसका मूल उद्देश्य है रचना के पात्रों की मन स्थितियों एवं अंतः प्रेरणाओं का विश्लेषण करना, कि किसी भी रचना का जो पात्र है उसकी मन की क्या स्थितियां है और उनकी किस प्रेरणा से वो ये सब कार्य कर रहे हैं। ये मूल है किसी भी रचना के पात्रों की मन स्थिति का विश्लेषण।
इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर मैं बात करता हूँ। ये याद रखिए परीक्षा की दृष्टि से भी। साहित्य निर्माण की प्रेरणा मानव के चेतन मन से नहीं, अवचेतन मन से प्राप्त होती है। मतलब साहित्य निर्माण की प्रेरणा कौन किससे होती है? मानव के चेतन मन से नहीं है उसका संबंध। उसका संबंध किससे है? अवचेतन मन से है। दूसरी विशेषता है, साहित्य में बौद्धिकता नहीं अपितु प्रवृत्तियां क्रियाशील होती है। बौद्धिकता से मतलब नहीं है, जो प्रवृत्तियां है, मनुष्य का जो व्यवहार है वो क्रियाशील होता है, जिसके कारण उसके अंदर अच्छी भावनाएं बुरी भावनाएं हमें दिखाई देती है, और प्रवृत्तियों के माध्यम से ही हम उनके व्यक्तित्व का साक्षात्कार करते हैं या उनको जानते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों, साहित्य सामाजिक होने की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिक है। उसमें जो कुछ सामाजिक तत्व परिलक्षित होते हैं वे साहित्यकार के सामाजिक दायित्व के अनुभव के परिणाम नहीं अपितु वे सामाजिक दबाव के परिणाम होते हैं। ये तीसरी बात। चौथी महत्वपूर्ण बात, ये समीक्षक कहते हैं कि पुरानी मान्यताएं व्यर्थ और आरोपित हैं। जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं जिसको नैतिकता के नाम पर हमारे ऊपर लाद दिया गया, ये कहते हैं ये सभी जो मान्यताएं हैं, पुरानी जो रूढ़ियां हैं और जो भी चीज़ें हैं, ये सब आरोपित हैं। फिर इनका पांचवा महत्वपूर्ण बात है, पाप पुण्य भले बुरे छोटे बड़े के बंधे बंधाए जो पैमाने हैं झूठे हैं। मतलब पाप पुण्य भले बुरे छोटे बड़े के जो पैमाने बनाए गए हैं वे सब क्या हैं? झूठे हैं। वे मनुष्य का विनाश करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य के अवचेतन मन में स्थित वेगवान वासनाओं की तुष्टि नहीं, उनका दमन करते हैं। यह दमन मानव के विकास को बाधित करता है। अतः नैतिकता के झूठे पर्दे के नीचे मनुष्य का ह्रास होता है, खात्मा होता है, ये कह रहे हैं। अब कला सृजन के सिद्धांतों से जोड़कर, कला सृजन में स्वप्न सिद्धांत भी है फ्रायड का, उससे जोड़कर बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें लौकिक जीवन में पूरी नहीं होती, उन्हीं चीज़ों को हम स्वप्न देखकर पूरा करते हैं। स्वप्न सिद्धांत में ये बातें आती है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का स्वप्न आता है जो हमारे जो लौकिक जीवन में उसको जब हम पूर्ण नहीं कर पाते तो स्वप्न के रूप में आते हैं। इसमें कुछ विचार मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कहते हैं। कला सृजन के स्वप्न सिद्धांत से जोड़कर कई कला समीक्षक वैयक्तिक मानते हैं इस मनोविश्लेषणवादी आलोचना को। अज्ञेय कहते हैं बच्चों, अज्ञेय के रचना कर्म में मनोविश्लेषणवाद बहुत अच्छे से आया है। वो पूरा एक टेक्स्ट की तरह है। जब आप शेखर एक जीवनी का दोनों पार्ट पढ़ेंगे और नदी के द्वीप पढ़ेंगे तो तुम्हारे दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना क्या है। या सन्यासी नाम का एक उपन्यास है ईला चंद्र जोशी का, ये रचनाएं जरूर पढ़िए, और उन रचनाओं के माध्यम से जब आप इस सिद्धांत को या इन आलोचना की बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आप सत्य के निकट रहेंगे। अज्ञेय कहते हैं कि यदि कलाकार सचमुच कलाकार है, निरा प्रचारक नहीं है, तो उसकी प्रेरणा शक्ति एक निगूढ़ और अत्यंत व्यक्तिगत व्यवस्था है, जिसके कारण वह संसार की सत्यता को चित्रित करने को बाध्य होता है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, ये भी मनोविश्लेषणवादी आलोचक हैं, हमारे आत्मा का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता है उसमें काम वृत्ति का प्राधान्य है। अतएव व्यक्तित्व में होने वाला आत्म और अनात्म का संघर्ष मुख्यतः काममय, और चूंकि ललित साहित्य तो मूलतः रसात्मक होता है, अतः उसकी प्रेरणा में काम वृत्ति की प्रमुखता असंदिग्ध है। मतलब काम वृत्ति की प्रमुखता को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ईला चंद्र जोशी का मानना है बच्चों कि छायावादी कवियों की कल्पना, छायावादी जितने कवि थे उनकी जो कल्पना है वो लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास करता है। तो ये तीन विचार, और हिंदी में जो मनोविश्लेषणवादी समीक्षकों ने उसी साहित्य को उत्कृष्ट माना है जो जीवन शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो। यदि कलाकार अपनी दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति और हीनताओं की क्षतिपूर्ति स्वस्थ दिशा में करता है तो वह महान रचना का सृजन कर सकता है। इस तरह आमतौर पर लेखकों और समीक्षकों ने मनोविश्लेषणवाद की कुछ मूलभूत मान्यताओं को अपनाया और उन्हें अपने अपने ढंग से
अन्य विचारों के साथ जोड़कर परिभाषित किया। यह समीक्षा प्रणाली भी किसी न किसी रूप में आज भी जीवित है, आप इसे देख सकते हैं। आलोचना को और अच्छे से समझने के लिए आपको हिंदी साहित्य कोश भाग 1 जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो ऐतिहासिक आलोचना में भी कर रहा था, डॉक्टर नगेंद्र संपादित, ये जरूर देखिए। हिंदी आलोचना का विकास एक किताब है नंद किशोर नवल का, इससे भी आप मदद लीजिए। हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है, इसकी मदद लीजिए। साथ ही हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली डॉक्टर अमरनाथ की महत्वपूर्ण किताब है, जो अभी बहुत जल्दी में 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुई है, ये पुस्तक भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप मनोविश्लेषणवादी आलोचना है इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।